नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज फिर उपस्थित हूं प्रसंग में एक नए विषय के साथ। पर आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे बिल्कुल एक करंट विषय पर, एक बिल्कुल करंट टॉपिक पर, जो है राजनीतिक फंडिंग में भ्रष्टाचार के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में चुनावी बॉन्डों को असंवैधानिक करार दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद से सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर राजनीतिक फंडिंग में शुचिता को लेकर बहस छिड़ी हुई है। जहां एक तरफ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी इन चुनावी बॉन्डों का बचाव करती दिख रही है, वहीं सारे विपक्षी दल इसे सदी का सबसे बड़ा घोटाला कह रहे हैं। चुनावी बॉन्ड तो राजनीतिक फंडिंग में भ्रष्टाचार का एक बड़ा साधन है ही। इसके बारे में पूर्व में मैं एक वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार फिर से दे रहा हूं। आप चाहें तो उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। लेकिन राजनीतिक फंडिंग में भ्रष्टाचार केवल चुनावी बॉन्डों तक ही सीमित नहीं है। हमें यह समझना ही होगा कि कोई भी वित्तीय व्यवस्था जब तक अपारदर्शी होती है तब तक उसके भ्रष्ट होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। भारत में चुनावी बॉन्डों की योजना आने के पहले भी राजनीतिक फंडिंग पूरी तरह से अपारदर्शी रही है और इसीलिए बड़े राजनीतिक भ्रष्टाचार का स्रोत भी यह फंडिंग ही रही है। चुनावी बॉन्डों ने इस भ्रष्टाचार को परवान चढ़ाया है। आइए विस्तार से जानते हैं कि भारत में राजनीतिक फंडिंग कितनी अपारदर्शी है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 में सभी राजनीतिक दलों की आय के लगभग 71% के स्रोत की जानकारी ही नहीं है। इसमें चुनावी बॉन्डों से प्राप्त आय, कूपन विक्रय से आय, अन्य स्रोतों से आय, स्वैच्छिक चंदा, मीटिंग और मोर्चा आदि के लिए चंदा आदि सभी मद शामिल हैं। मुख्य बात यह है कि राजनीतिक दलों को यह धन किसने दिया, इस बात की जानकारी किसी को नहीं है। विकिपीडिया के एक आलेख में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के बारे में बताया गया है कि वर्ष 2020-21 में भारतीय जनता पार्टी की 61% आय, तृणमूल कांग्रेस की 97% आय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 72% आय और सीपीएम की 48% आय के स्रोतों की जानकारी थी ही नहीं। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की भी लगभग यही स्थिति थी। इसका कारण यह है कि राजनीतिक फंडिंग की पारदर्शिता के संबंध में भारत में वैधानिक प्रावधान बहुत ही लचीले हैं। ये प्रावधान क्या हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29B के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति अथवा कंपनी से राजनीतिक दल चंदा प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते ये शासकीय कंपनी ना हो। धारा 29C के अंतर्गत इस प्रकार प्राप्त चंदे की घोषणा करने का प्रावधान है, जिसके अनुसार 20,000 रुपये से अधिक का चंदा देने वाले व्यक्तियों का विवरण देना अनिवार्य किया गया है। और यह प्रावधान भी किया गया है कि यदि कोई राजनीतिक दल यह विवरण चुनाव आयोग को नहीं देता है तो उसे आयकर की छूट का लाभ नहीं मिलेगा। अधिकांश राजनीतिक दल यही कहते हैं कि उन्हें लगभग सभी व्यक्ति 20,000 रुपये से कम ही चंदा देते हैं, इसलिए ना तो उन्हें चंदा देने वालों का विवरण आयोग को देने की आवश्यकता है और न ही वो विवरण अपने पास रखते हैं। वर्ष 2009 से 2014 के बीच जब मैं स्वयं चुनाव आयोग में था, उस समय आयोग ने इस बात पर सख्ती करना प्रारंभ किया था कि राजनीतिक दल इस बात का प्रमाण दें कि उन्हें वास्तव में प्रति व्यक्ति 20,000 रुपये से कम राशि ही मिली है। इसके लिए आयोग ने राजनीतिक दलों से चंदे की रसीदों की काउंटर फॉइल मांगना शुरू कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि राजनीतिक दलों ने फर्जी काउंटर फॉइल बनाना शुरू कर दिया। अनेक चुनावों में जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा डाले गए छापे में राजनीतिक दलों के कार्यालयों से ऐसे फर्जी काउंटर फाइलों के बंडल मिले, लेकिन क्योंकि इस संबंध में आपराधिक धाराएं हैं ही नहीं कानून में, इसलिए विवरण रखने के लिए केवल उन्हें आयकर की धारा के अंतर्गत छूट के लिए आवश्यकता है, तो इसलिए उन पर कोई विशेष कार्यवाही नहीं हो पाई। फिर भी राजनीतिक दल इस तरह से 20-20 हज़ार रुपये का हिसाब रखने से काफ़ी परेशान हो गए थे। इसलिए वर्ष 2013 में एक इलेक्टोरल ट्रस्ट योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत इलेक्टोरल ट्रस्ट एक नॉन प्रॉफिट संस्था के रूप में पंजीकृत की जाती है।
कोई भी व्यक्ति अथवा कंपनी इलेक्टोरल ट्रस्ट को राजनीतिक दलों को देने के लिए धन दे सकते हैं और उसके बाद इलेक्टोरल ट्रस्ट अपनी मर्जी से ये धन राजनीतिक दलों को दे सकता है। इस प्रकार धन देने वाले व्यक्ति और उसे प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों के बीच सीधा संबंध समाप्त कर दिया गया। कुछ हद तक राजनीतिक चंदा देने वालों की गोपनीयता बरकरार रखने की गुंजाइश इससे पैदा हो गई थी और राजनीतिक दलों को 20-20 हज़ार रुपये का हिसाब रखने की आवश्यकता भी समाप्त हो गई। कंपनी इलेक्टोरल ट्रस्ट को पैसा देती है। कानूनी रूप से ट्रस्ट दानदाता की इच्छा के अनुसार राजनीतिक दलों को धन देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि प्रैक्टिकली अगर ट्रस्ट किसी कंपनी से लगातार पैसा लेना चाहती है तो उसे कंपनी की इच्छा के अनुसार राजनीतिक दलों को पैसा देना ही होगा। तो इसलिए कोई भी कंपनी बड़े पैमाने पर इलेक्टोरल ट्रस्ट के माध्यम से राजनीतिक दलों को पैसा देना आसानी से कर सकती थी और उसके लिए पता भी नहीं चलता कि किस कंपनी ने किस दल को चंदा दिया। इससे फिर भी कुछ हद तक गोपनीयता समाप्त होती थी, क्योंकि अगर कोई बहुत बड़े पैमाने पर पैसा दे रहा है और अधिकांश पैसा इलेक्टोरल ट्रस्ट किसी पर्टिकुलर राजनीतिक दल को दे रहे हैं तो यह माना जा सकता है कि उस कंपनी ने उसी राजनीतिक दल को पैसा दिया। इसी को समाप्त करने के लिए सन 2018 में चुनावी बॉन्ड की योजना प्रारंभ की गई, जिससे चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले दानदाता की पूरी जानकारी ही गोपनीय कर दी गई। इसीलिए चुनावी बॉन्ड योजना ने राजनीतिक चंदे को पूरी तरह से अपारदर्शी बनाकर भ्रष्टाचार का रास्ता खोल दिया। यह भ्रष्टाचार किस प्रकार होता है, इस पर हम अभी कुछ देर में बात करेंगे। चुनावी बॉन्डों की अपारदर्शी योजना को अमली जामा पहनाने के लिए कंपनी अधिनियम में भी संशोधित कर दिया गया। पूर्व में यह प्रावधान था कि केवल वही कंपनी चुनावी चंदा दे सकती है जो कम से कम 3 साल से अस्तित्व में हो और कंपनी द्वारा दिया गया चंदा भी पिछले 3 वर्ष के शुद्ध औसत लाभ का 7.5% तक हो सकता था, उससे अधिक नहीं। और इस चंदे का विवरण भी, इसका खुलासा भी कंपनी को अपनी वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट में अपने शेयर धारकों को देना पड़ता था। लेकिन 2018 में जो संशोधन कंपनी अधिनियम में किए गए उसमें यह तीनों ही शर्तें हटा दी गई। नतीजा ये हुआ कि कोई कंपनी आज ही बनेगी और आज ही चंदा देना शुरू कर सकती है। इसके अलावा लाभ की बात भी नहीं रही। अभी हाल ही में जो चुनावी बॉन्डों का डेटा सार्वजनिक किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात, उससे ये पता चला है कि कुछ कंपनियों ने तो लाभ छोड़िए अपने कुल राजस्व से भी अधिक का चंदा दे दिया है। तो ये सारी चीज़ें, और तीसरी चीज़ ये कि इस कंपनी अधिनियम में ये प्रावधान भी कर दिया गया कि अपने शेयर धारकों को उन्हें रिपोर्ट भी नहीं करना है। जो शेयर धारक कंपनी के मालिक हैं उनको पता ही नहीं चलेगा कि कंपनी ने किस राजनीतिक दल को कितना पैसा दिया या कुल मिला के कितना राजनीतिक चंदा दिया, ये भी किसी शेयर धारक को पता नहीं चलेगा। तो पूरी तरह से एक अपारदर्शी व्यवस्था बना दी गई। भारत के कानूनों में राजनीतिक दलों द्वारा विदेशों से चंदा लेने पर पूरी तरह से रोक थी। ये भारत के प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिए कहा गया था, ताकि विदेशी ताकतें भारत के प्रजातंत्र को धन बल से प्रभावित न कर सकें। मुझे याद है कि वर्ष 2013 के आसपास किसी ने शिकायत की थी कि आम आदमी पार्टी ने इस कानून की अवहेलना करके विदेशों से चंदा लिया है। चुनाव आयोग ने तत्काल भारत सरकार को पत्र लिखकर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए और साथ ही ये भी कहा कि बाकी पार्टियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली जाए। जब जांच की गई तो पता चला कि आम आदमी पार्टी ने जितना विदेशी चंदा लिया था उससे तो कहीं ज़्यादा विदेशी चंदा दूसरी राष्ट्रीय पार्टियों ने लिया था। तो नतीजा ये हुआ कि उसके बाद संसद ने एक कानून पारित करके विदेशी चंदा लेने को कानूनी बना दिया, उसके प्रतिबंध को ही हटा दिया। और दूसरी मज़ेदार बात यह कि ये उन्होंने 1976 से भूतलक्षीय प्रभाव से लागू कर दिया। तो आज की तारीख में सभी राजनीतिक दल विदेशों से भी चंदा ले सकते हैं और गोपनीयता ये बना दी है कि विदेश में किस विदेश से चंदा ले रहे हैं, विदेश के किस व्यक्ति से चंदा ले रहे हैं, ये भी किसी को पता नहीं चलेगा। इस बीच चुनाव आयोग खर्चे की मॉनिटरिंग जोर शोर से करने का दम भरता रहता है। बड़ी संख्या में एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर क्षेत्र में भेजे जाते हैं। चुनाव
के समय बड़ी संख्या में जांच चौकियां बनाई जाती हैं। हवाई अड्डों पर, रेलगाड़ियों में, बसों में, सब जगह सघन जांच की जाती है। सड़क पर जा रहे आम नागरिकों को भी कार रोककर परेशान किया जाता है। इसके बाद भी चुनाव आयोग बड़ी शान से आंकड़े जारी करके बताता है कि करोड़ों रुपए की नकदी और अन्य वस्तुएं पकड़ी गई हैं। इस प्रकार चुनाव आयोग अपनी पीठ थपथपाने से थकता नहीं है। हाल ही में मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में जो वर्ष 2023 में चुनाव हुए थे, उसके बाद प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी 20 नवंबर 2023 को, और इस प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि इन चुनावों में कुल 1760 करोड़ की नकदी और अन्य वस्तुएं जब्त की गई थीं। इन्हीं राज्यों में वर्ष 2018 के चुनावों में कुल जब्ती इससे 7 गुना कम थी। मतलब इन चुनावों में 7 गुना अधिक जब्ती हुई है। सबसे पहले तो सोचने की बात यह है कि यदि चुनावों में नकदी का इतना बोलबाला बढ़ गया है तो नोटबंदी योजना को कितना सफल माना जाए। परंतु यदि इसे भूल भी जाएं तो इतना तो पूछना ही होगा कि इस जब्त की गई राशि और वस्तुओं के संबंध में आगे क्या कार्रवाई हुई, कितनी राशि राजसात हुई, कितनी वापस कर दी गई, कितने लोगों के विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण चले और कितने को सजा हुई। दिनांक 16 मार्च 2024 को पत्रकार वार्ता में यही प्रश्न किसी पत्रकार ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से पूछा था, परंतु उन्होंने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया में यू सुधाकर राव की 28 दिसंबर 2023 की रिपोर्ट में कहा गया है कि तेलंगाना के चुनाव में पुलिस द्वारा जब्त किए गए 130 करोड़ रुपए में से केवल 40 करोड़ ही अनअकाउंटेड थे। रिपोर्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया की ही एक 12 मई 2019 की रिपोर्ट है अमित आनंद चौधरी जी की। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को एक शपथ पत्र देकर बताया था कि पिछले चुनावों में जब्त 3,370 करोड़ में से अधिकांश राशि उन लोगों को वापस कर दी गई है जिनसे जब्त की गई थी। इस रिपोर्ट का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। डेक्कन हेरल्ड 1 अप्रैल 2019 को आशीष त्रिपाठी की रिपोर्ट में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतीक परसरामपुरिया के प्रकरण में सुनवाई करते हुए बहुत जबरदस्त बात कही है। उन्होंने कहा है, वी आर ऑफ द ओपिनियन दैट दो वाइड पावर्स आर वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल 324(1) of the constitution, they are regulated by statutory provisions as are enacted by the parliament. We are informed that numerous criminal cases relating to crimes committed during elections are not being pursued effectively as the prosecution is completely left to the state machinery. इस रिपोर्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने 20 जनवरी 2022 को मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चंद्रा जी को पत्र लिखकर राजनीतिक फंडिंग में पूर्ण पारदर्शिता की मांग की थी। सच तो यह है कि राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता का मुद्दा वर्तमान में चल रही चुनावी बॉन्डों की डिबेट से कहीं बड़ा है। दुनिया में सभी प्रजातांत्रिक देश राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता के पक्ष में हैं। केवल भारत में ही राजनीतिक पार्टियां गोपनीयता बनाए रखना चाहती हैं। ये शायद इसलिए कि इस गोपनीयता की सबसे बड़ी लाभार्थी ये राजनीतिक पार्टियां ही हैं। पूर्व में भी भारत में राजनीतिक फंडिंग की पारदर्शिता अधिक नहीं थी, लेकिन वर्ष 2013 की इलेक्टोरल ट्रस्ट योजना और वर्ष 2018 की चुनावी बॉन्ड योजना ने तो विदेशी चंदा लेने की अनुमति देने वाले कानून के कारण पूरी तरह से इसे न केवल अपारदर्शी बना दिया है, बल्कि भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा रास्ता भी खोल दिया है। चुनाव आयोग सोचता है कि नगद पर नियंत्रण से भ्रष्टाचार पर नकेल लग सकती है। सच्चाई इसके विपरीत है। आज के युग में भ्रष्टाचार के लिए नगद की आवश्यकता ही नहीं रह गई है। शेल कंपनियां, राउंड ट्रिपिंग ऑफ मनी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे साधनों से बैंक खातों से ही भ्रष्टाचार के रास्ते खुल गए हैं। नगद को लाना ले जाना कठिन है। नगद भारी भी होता है, नगद चोरी भी हो सकता है और जब्त भी किया जा सकता है। जबकि बैंक में अगर पैसा रखा है तो इन सब से आप दूर रहेंगे। और चुनाव आयोग भी केवल नगद पर ही दृष्टि रखता है। बैंक में अगर किसी ने भ्रष्टाचार करके पैसा दे दिया और चंदा दे दिया तो उस पर चुनाव आयोग की कोई नजर ही नहीं है। सच ये है
कि पहले भ्रष्टाचार के काले धन को नगद के रूप में लेकर फिर उसे 20-20 हजार की फर्जी रसीदें फाड़कर सफेद करने की आवश्यकता थी, लेकिन अब तो काले धन को सफेद करने का काम दानदाता से ही कराया जा सकता है और उसके बाद उसे चुनावी बॉन्ड के रूप में दानदाता से लिया जा सकता है। किस भ्रष्टाचारी से कितना धन लिया और उसके बदले में उसे क्या लाभ पहुंचाया, ये भी किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि पूरी तरह से गोपनीयता रखी गई है। कंपनी कानून में जो लाभ के 7.5% की सीमा रखी गई थी, वो सीमा भी समाप्त कर दी गई और तत्काल बनाई हुई कंपनी से भी चंदा लिया जाना संभव कर दिया गया। इसलिए शेल कंपनी बनाकर उसके माध्यम से चंदा लेना और आसान हो गया है और इस कारण वोटर्स को प्रभावित करने के लिए धन का उपयोग बढ़ता ही जा रहा है। सीएमएस की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनावों में प्रति निर्वाचन क्षेत्र लगभग 100 करोड़ रुपए राजनीतिज्ञों द्वारा व्यय किए गए थे। कुल राजनीतिक व्यय का लगभग 55 से 60 हजार करोड़ रुपया राजनीतिक दलों ने व्यय किया था, जिसमें से 12 से 15 हजार करोड़ रुपए सीधे वोटरों को रिश्वत के रूप में दिया गया था। भारत के कानून राजनीतिक फंडिंग की पारदर्शिता न होने के बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं और इनको हम गिन सकते हैं। पहला, निर्वाचन आयोग की एक्सपेंडिचर गाइडलाइन किसी कानून के अंतर्गत नहीं होने के कारण उनका पालन न करने से कोई विधिक परिणाम नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई अभ्यर्थी अपने शपथ पत्र में अपनी संपत्ति के संबंध में झूठी जानकारी देता है तो निर्वाचन कानूनों से उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। कोई अगर चाहे तो झूठा शपथ पत्र देने का प्रकरण दर्ज करने के लिए शिकायत कर सकता है, लेकिन उसके बाद उसे सिद्ध करने की जिम्मेदारी शिकायतकर्ता पर ही आ जाएगी। इसलिए आज तक इस तरह की कोई कार्रवाई हो नहीं पाई। दूसरा कारण यह है कि आयकर विभाग निर्वाचन आयोग को दी जाने वाली जानकारी की ना तो कोई स्क्रूटिनी करता है और ना उसे किसी तरह से किसी कानून से स्क्रूटिनी करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तीसरी बात है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 केवल अभ्यर्थियों के व्यय को विनियमित करती है, राजनीतिक दलों के व्यय पर कोई नियंत्रण है ही नहीं। चौथा कारण है, चुनावी चंदे में कोई पारदर्शिता नहीं है। किसी भी व्यक्ति या किसी कंपनी द्वारा दिए जाने वाले चुनावी चंदे की ना तो कोई सीमा है और ना उस पर कोई नियंत्रण है। पांचवां कारण है कि कंपनियों को चुनावी चंदे का खुलासा करने की कोई आवश्यकता अब नहीं रह गई है, यहां तक कि उन्हें अपने शेयर होल्डर्स को भी बताने की जरूरत नहीं है। और आखिरी चीज है कि चुनावी बॉन्ड पूरी तरह से अपारदर्शी हैं। हमें यह समझना ही होगा कि तथाकथित सख्ती और जब्ती का कोई लाभ तब तक नहीं होगा जब तक चंदे और दान में पारदर्शिता न रखी जाए, क्योंकि सभी राजनीतिक दल इस अपारदर्शिता से लाभ उठाते हैं और संसद में राजनीतिक दल ही कानून बनाते हैं। इसलिए संसद के द्वारा पारदर्शिता बढ़ाने के कानून बनाए जाने की संभावना नहीं दिखती है। दुख इस बात का है कि आज हमारी संवैधानिक संस्थाएं भी आम जन का नहीं बल्कि राजनीतिक दलों का ही लाभ देख रही हैं। दिनांक 16 मार्च 2024 को लोकसभा चुनावों की घोषणा करते समय अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने इलेक्टोरल बॉन्डों की चर्चा करते समय 2 बार कहा कि दानदाताओं की गोपनीयता रखना आवश्यक है। बड़े आश्चर्य की बात है कि भारत के प्रजातंत्र के रक्षक और भारत के लोगों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी निभाने वाला चुनाव आयोग दानदाताओं की गोपनीयता की ज्यादा चिंता कर रहा है बजाय स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की चिंता करने के लिए। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का अंश मैं आपको यहां दिखा रहा हूं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। First part of the entire exercise, it must be known, the country has to now also ask and find solutions to an institutional mechanism where the donor's privacy is also considered, is a point in question. The unaccounted money which is used in the elections, on which during the elections we are very particular to control it, but how do we also control the donations in the unaccounted form is something which the entire nation has to work together. How the
Donor's privacy is also protected. He is not harassed. How it is channelized, how it is more and more white. विशेषकर विदेशी धन प्राप्त करने की स्वतंत्रता मिलने के बाद तो पारदर्शिता की आवश्यकता और भी अधिक है। अगर गोपनीयता बनी रही तो विदेशी ताकतें भारत के चुनावों को प्रभावित करने में कोई कसर नहीं रखेंगी। टेररिस्ट, हथियार बेचने वाले, ड्रग डीलर भी इस रास्ते से राजनीतिक दलों को प्रभावित करने लगें तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्डों पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों को एक आसरा दिया है। उम्मीद करना चाहिए कि संसद द्वारा बनाए गए कानून का इंतजार किए बिना सर्वोच्च न्यायालय से ही हमें राजनीतिक फंडिंग की पारदर्शी व्यवस्था मिल सकेगी। और अंत में चलते चलते एक सवाल आपसे, क्या चुनाव आयोग की इस बात से आप सहमत हैं कि राजनीतिक चंदे में दानदाताओं की गोपनीयता बनाए रखना आवश्यक है? अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दीजिएगा। फिलहाल इतना ही, जल्दी ही हाजिर होऊंगा प्रसंग में एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।